हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक क्लास 12th जेक बोर्ड का क्लास 12th बीएमटी का कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया है उस मॉडल पेपर का आज हम लोग सेट 2 करेंगे। इससे पहले कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का सेट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का जो मॉडल पेपर है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप तक आपने उसको नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीएमटी में मोर देन 90% मार्क करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बस एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आप बीएमटी में मोर देन 90% लाना चाहते हैं तो चुपचाप झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लेना और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का जो भी मॉडल पेपर का 3 सेट है उसको कर लेना। बस इतना ही करना। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों का अच्छा खासा नंबर जो है वो एग्जाम में आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर बुक पढ़ना है तो बुक में या एग्जाम स्कोलर से चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो काफी सारा क्वेश्चन जो मॉडल पेपर सेट 2 में है वो कुछ क्वेश्चन या तो गलत दिया है, उसका आंसर गलत है, और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो हम लोगों ने सेट 1 में भी पढ़ रखा है। तो सब चीजों के बारे में बताएंगे, एक एक करके अच्छा से समझना। ये पहला क्वेश्चन सेट पेपर 1 का है और ये जेक का मॉडल पेपर में भी था। ए और बी का गुणोत्तर माध्य है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो हमको पता है ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, यानी अगर 2 नंबर है ए और बी तो जीएम होगा रूट ए इंटू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है NC1 इज इक्वल टू NC2 हो तो n का मान निकाले, यानी कि NC1 इज इक्वल टू NC2 है तो आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। इस कंडीशन में हम आप लोगों को एक नॉर्मल तरीका बताए थे कि अगर ऊपर वाला n इक्वल होगा तो n इज इक्वल टू नीचे वाला नंबर को जोड़ देना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये जुट जाएगा 1 + 2, ये जुट के हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका मॉडल पेपर सेट 1 का है और जेक का मॉडल पेपर में भी पूछा है। केड शब्द से एक बार केड शब्द के अक्षरों से दो अक्षरों के कितने शब्द बन सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर वर्ड व्हेन 2 लेटर आर एक्सेप्ट, मतलब दो वर्ड्स को लेके। तो इसको देखो बताने का तरीका इसको बनाने का तरीका हम आप लोगों को बताए थे। देखो यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 3 वर्ड है केट, 3p, 3 में से कितना को लेना है? 2 वर्ड्स को लेना है तो 3p2। तो फॉर्मूला होगा इसका एनपीआर में, तो फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 - 2, यानी कि फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 में से 2 घटेगा 1, यानी कि 3 × 2 × फैक्टोरियल 1, नीचे डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 कैंसिल, तो 2 3 जा 6 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये मॉडल पेपर सेट 1 पे था, वहां बताए थे आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी मॉडल पेपर सेट 1 का है। द वैल्यू निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है जी? ये आपका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। किसका? एक मैट्रिक्स है तो हमको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 जा 50 होगा। फिर बीच में माइनस होता है, 7 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोल रहा है सारणिक में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या का समान होना आवश्यक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम लोग डिटरमिनेंट्स बनाते हैं, सारणिक मतलब होता है डिटरमिनेंट्स, तो डिटरमिनेंट्स बनाते समय डिटरमिनेंट्स के अंदर जो रो और कॉलम में जो नंबर्स लिखा होता है, क्या वो रो और कॉलम होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ये बात एकदम सत्य है, यानी ये बात एकदम ट्रू है। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट्स के अंदर का जो एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है। अगर 2 रो है तो 2 कॉलम होगा, 3 रो है तो 3 कॉलम होगा, 4 रो है तो 4 कॉलम होगा। डिटरमिनेंट्स में जो है रो और कॉलम होना बराबर है। भले मैट्रिक्स में बराबर नहीं है लेकिन डिटरमिनेंट्स में बराबर होता है। 6 नंबर पे बोल रहा है क्रम के सारणिक के प्रसार की विधि है। तो क्रम के सारणिक का प्रसार का जो विधि है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारस की विधि। ठीक है, सारस मेथड इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मॉडल पेपर सेट 1 का है। एक मैट्रिक्स दिया है ए जिसके अंदर का एलिमेंट है 3 1 7 6, सेकंड मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है नंबर है 4 7 5 2, तो a + b बोला। तो a + b का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो, तो जोड़ेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 होगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 7 है तो 7 और 1 को जोड़ेंगे 8 होगा, तो नीचे वाले से नीचे वाला 7 और 5 जुटेगा तो ये 12 होगा, और लास्ट में जो 6 है 6 से ये आपका 2 जुटेगा, यानी कि ये 8 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका 7 8 12 8, तो 7 8 12 8 ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, ये भी हम लोगों का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। जोड़ना एकदम सिंपल होता है कि जो नंबर जहां है उसको उसी नंबर से जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में?
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट टाइप में भी पूछेगा और लॉन्ग टाइप में भी पूछेगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं, ध्यान देना क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो बोल रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, अगर ये मानो कि ए और बी दो समुच्चय है, दो सेट है, सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 19 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 17 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 140 है, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम आप लोगों को सेट थ्योरी में ये पढ़ाए हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। रुको इसको यहां नहीं सोल्व करते हैं, रुको नीचे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, यहां सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होता है हम लोगों का नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो चलो सबका वैल्यू पुट करो। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी देखो ऑलरेडी 150 दिया है, तो ये 150 होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 90 है तो 90 लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ बी 70 है तो 70 लिखेंगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसको खाली छोड़ दिए, ठीक है। अब ये हो गया ये 150। अब देखो 70 में से 70 में 90 जोड़ेंगे तो 70 में 90 जोड़ेंगे तो 160 होगा, 160 को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 160 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। चलो इसको यहां सोल्व करते हैं हम लोग। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 150 से 160 घटेगा तो -10 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका कितना आया 10 आया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, ये देखो ये जो सिंबल है आपका कर्ली ब्रैकेट, ये सिंबल हम बताए थे सेट थ्योरी का होता है। तो बोल रहा है आपको अगर एक सेट है ए जिसके अंदर का एलिमेंट ए बी सी डी है, एक सेट है बी जिसके अंदर का एलिमेंट बी डी ई एफ है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने बोल रहा है। तो हमको पता है ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन का मतलब हम आप लोगों को बताए थे, इंटरसेक्शन का मतलब है कि सभी सेट्स में जो इक्वल नंबर होता है उसको लिखा जाता है, और इंटरसेक्शन मतलब होता है कि मिला करके लिखा जाता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन यानी उल्टा यू, इंटरसेक्शंस का मतलब है दोनों सेट्स में जो कॉमन है उसको बाहर लिखो। तो देखो यहां ए है, यहां ए नहीं है, यहां देखो ये बी है, यहां भी बी है, बी कॉमन है तो बी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां सी है, सी नहीं है, देखो यहां डी है, यहां भी डी है तो डी कॉमन होगा। तो इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर होगा बी इंटरसेक्ट बी और डी। क्या आएगा बी और डी। तो आओ ऑप्शन में देखते हैं बी और डी है, गलती से यहां ऑप्शन में बी और डी नहीं दिया है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा बी और डी जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक बात और समझ लो, अगर क्वेश्चन में इंटरसेक्शन ना बोल के सपोज कर लो क्वेश्चन में यूनियन बोलता, क्या बोलता यूनियन बोलता, तो क्या करते, देखो इसको थोड़ा सा यहां इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। देखो अगर यूनियन बोलता तो क्या करते, ए इंटरसेक्शन बी नहीं बोला, सपोज कर लो इसको पलट के ए यूनियन बी निकालने बोलता, तो यूनियन का मतलब है कि सब सेट को मिला के एक सेट बनता। तो पहले सेट ए का सारा एलिमेंट्स लिखा जाता, ए बी सी डी, इसके बाद सेट बी का एलिमेंट लिखा था, बस रिपीट नहीं करना है। तो यहां देखो बी है, बी ऑलरेडी लिख दिए हैं तो नहीं आता, यहां डी है, डी ऑलरेडी लिख दिए हैं तो नहीं आता, ई है, ई लिख सकते थे, और एफ है, एफ लिख सकते थे। तो अगर इंटरसेक्शन निकालने बोलता तो ये इन लोगों का जो है वो इंटरसेक्शन आता, ठीक है। इस तरीके से याद रखना इसको, ठीक है। चलो 9 नंबर हो गया। आगे आते हैं 9 के बाद आते हैं 10 नंबर। ये देखो ये बोला है यदि y इज इक्वल टू 2 log x देन dx बाई dy। बच्चा हम आपको इसका सिंपल आंसर बता रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना रहा तो 100% यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस टाइप का log वाला क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू में तो बच्चा इसका नॉर्मल आंसर याद रख लो ना, इसका नॉर्मल आंसर होगा 1। क्या होगा इसका आंसर 1। अरे भाई उतना मैथमेटिक्स टर्म में क्यों जा रहे हो, अगर आपको शॉर्टकट तरीके से डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है तो याद रख लेना इसका आंसर होगा 1, ठीक है। आया समझ में। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये बेसिकली आपका इंटीग्रेशन का जो है ये सिंबल होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझना। तो इसको सोल्व करने का नॉर्मली ये क्या दिया है, ये दिया गया है इंटीग्रेट्स x का पावर 6 dx इज इक्वल टू व्हाट। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये फॉर्मूला है। तो यहां x है तो x की जगह देखो
देखो यहाँ x है तो x की जगह x लिखेंगे और प्लस यहाँ ऐड होता है c, x की जगह x लिखेंगे और n का मतलब है पावर, तो पावर देखो 6 है तो 6 का 6 लिखेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय n प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 प्लस c, तो जोड़ दो तो n x हो जाएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा और बाय ये 7 होगा और प्लस ये 6 से हो गया। तो इसका राइट आंसर इस तरीके से होगा, तो इसका राइट आंसर x का पावर 7 बाय 7 प्लस c, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आओ क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे मीन यानी मध्य निकालने बोला, -1 0 1 8 एंड -3 का इसका आंसर गलत है। इसको देखो किस तरह से निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x बाय n। जब मीन निकालेंगे तो इन सबको जोड़ो, तो देखो ये -1 है, ये 0 है, 1 है, 8 है, -3 है। अच्छा 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 से -3 घटाएंगे तो 9 से -3 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। देखो प्लस माइनस को पहले जोड़ ले रहे हैं। अच्छा रुको, इतना अगर कंफ्यूज हो रहे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ मेरा जहां पे कर्सर है वहां देखना, देखो इन सबको समझा रहे हैं, ठीक है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 से 1 घटेगा 7, 7 में से -3 है ये भी घट जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो 4 डिवाइडेड बाय, और ये नंबर कितना है आपका टोटल 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर है, 4/5 करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, 4/5 से डिवाइड करेंगे। क्या जोड़ने में कहीं हम गलती कर रहे हैं, 8 और 1 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 में से 3 घटेगा 5, सॉरी गलती हो गया। देखो यहाँ पे टोटल प्लस माइनस जब करेंगे तो ऊपर प्लस माइनस करके 5 आएगा और टोटल ये 5 टर्म है, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यानी ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा 1। तो देखो आंसर में जो गलती से 1 नहीं दिया है आप देख लेना, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण में तोड़ने बोला है, तो इसमें आप द्विघात समीकरण में किस तरीके से तोड़ोगे, चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऐसा स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको इरेज करते हैं 14 नंबर। चलो आओ इसको इरेज कर रहे हैं, इसका 14 नंबर अब बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। द्विघात समीकरण बोला है यानी लीनियर इक्वेशन बोला है, तो देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्या बोला है ये, a6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आपको द्विघात समीकरण यानी आपको d निकालने बोला है कि d क्या होगा। तो देखो इसको किस फॉर्मूला में तोड़ा जाता है, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो बेसिकली इसको एक फॉर्मूला में तोड़ा जाता है, वो फॉर्मूला होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट में इसको जो है वो तोड़ा जाता है। अब ध्यान से समझना क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ x है, यहाँ x², यहाँ x², ये x², ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ a बचा, यानी a की जगह यहाँ क्या बचेगा 6, यानी a का जगह 6 बचा। वैसे ही यहाँ x कैंसिल हो जाएगा तो ये x कुछ नहीं है मतलब -1 है, तो b की जगह b इज इक्वल टू -1 बचेगा। अब c है, ये c की जगह क्या होगा यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। ये हम लोग जो है वो वैल्यू निकाले, अब इसको हम लोग जो है वो फॉर्मूला में डाल के तोड़ेंगे इसका। तो देखो इसको, रुको 1 मिनट, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया ये थोड़ा सा, अब इसको, हाँ अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब d निकालने का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबका वैल्यू डालो, तो b का वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर होगा -4 इंटू a की जगह है 6 इंटू c का वैल्यू है -2। अब इसको सोल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 दूनी 12, 12 होगा, 12 चौके 48 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 48 हो जाएगा, यानी ये जोड़ करके कितना आएगा 49, यानी डी का वैल्यू आएगा आपका 49, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है माध्यिका यानी मीडियन क्या है। हम आप लोगों को समझाए थे कि माध्यन यानी मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, यानी कि बीच का मान, यानी मिडिल वैल्यू। 15 नंबर में बोल रहा है बहुलक मोड है, तो हम सब आप लोगों को बताएं कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है वो मोड होता है। विच नंबर कम्स मोर टाइम, दैट इज मोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी सेट 1 का है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो हम सबको पता है कि एक फॉर्मूला होता है gm इज इक्वल टू रूट am इंटू एच, तो gm इज इक्वल टू रूट am इंटू एच, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। आए समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो इसको अच्छा से, हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। न्यूनतम वर्ग लिटी यानी लिस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग उपनति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लिस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज्ड फॉर द फाइंडिंग ऑफ ट्रेंड कर्व। ट्रेंड कर्व, ट्रेंड कर्व, ट्रेंड कर्व बोलो या तो फिर सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड निकालने के लिए लिस्ट स्क्वायर का मेथड का यूज किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, ट्रेंड कर्व लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज सेकुलर ट्रेंड या ट्रेंड कर्व निकालने के लिए किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है 4 लाल तथा 5 सफेद गेंदों वाले थैलों में से एक लाल गेंद की निकालने की प्रक्रिया बताइए। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि सपोज कर लो ये एक थैला है। क्या है? एक थैला। इस थैला में दो तरीके का गेंद है। एक गेंद है आपका कौन सा रंग का, बोल रहा है लाल रंग का। कितना गेंद है? 4 गेंद। और बोल रहा है कि व्हाइट रंग का यानी सफेद रंग का कितना गेंद है आपका? 5 गेंद। तो बताओ टोटल गेंद कितना हुआ? 9। अब इस 9 गेंदों में से बोल रहा है लाल गेंद निकालने का प्रोबेबिलिटी यानी लाल गेंद मतलब 4। तो देखो हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो बच्चा ध्यान देना यहां पे कि इवेंट मतलब है किसको निकालना है? लाल गेंद को। तो लाल गेंद कितना है? 4। तो यहां 4 लिखेंगे बाय, इसके बाद सम का मतलब होता है टोटल। तो टोटल कितना है? 9 है। तो इसका आंसर होगा 4/9 यानी 4/9 देखो कहां पे है। अच्छा, और 18 नंबर में गलती से जो है इसका आंसर तो ये देवे नहीं किया। ठीक है, यहां पे दिया जाना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन, ये गलती से दिया ही नहीं है। ठीक है, ये गलती है, ऑप्शन गलत है, इसमें देगा 4/9। ठीक है। अच्छा, ये लाल गेंद निकालने का प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लो इसी में व्हाइट गेंद निकालने का प्रोबेबिलिटी बोलता तो जरा सा बताओ तो व्हाइट गेंद कितना गो है? व्हाइट बॉल कितना गो है? 5 गो। तो 5 लिखते डिवाइडेड बाय टोटल गेंद कितना है? 9। तो 9 होता, तो यानी व्हाइट गेंद बोलता तो 4/9 होता। आ गया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में ताश की एक गड्डी में से एक काला पत्ता अथवा का मतलब होता है और अथवा बादशाह की निकालने की प्रक्रिया यानी कि प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छा से थोड़ा समझाते हैं, ध्यान से समझना। हमको पता है एक ताश का गड्डी में 52 कार्ड होता है ना। इस 52 कार्ड में क्या होता है? 2 तरीके का कलर होता है। एक होता है आपका लाल रंग का और एक होता है आपका ब्लैक रंग का। यानी ये जो लाल रंग का, ये जो ब्लैक लाल रंग का है ये भी 26 गो होता है और ब्लैक रंग का भी जो होता है 26 गो होता है, तब ना टोटल 26 52 बनता है। हाँ सर। अब बोल रहा है कि एक लाल पत्ता निकालना, एक काला पत्ता निकालना है। तो देखो ध्यान से समझना, काला पत्ता कितना गो है? लाल यानी लाल लिख दिए। ठीक है, ये काला पत्ता कितना गो है? 26 गो। ठीक है, टोटल 52 है और काला पत्ता कितना गो है? 26 गो। तो काला पत्ता निकालने का प्रोबेबिलिटी 26 है। अथवा बादशाह, तो बादशाह कैसे होगा? तो लाल बादशाह 2 गो होता है और 2 गो होता है आपका काला बादशाह। तो काला बादशाह तो इसमें ऑलरेडी आ गया है, तो ये 2 बादशाह जो बता वो लाल में बचेगा, यानी ये अलग से फिर 2। तो ये 26 और 2 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा टोटल। और यहाँ पे आपका टोटल कार्ड कितना है? 52 है, यानी 28/52 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 28/52 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 28/52 ऑप्शन में है, नहीं है तो इसको आप लोग काट के छोटा कर देना, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, मान लो 52 ताश की गड्डी में से एक बादशाह निकालने का प्रोबेबिलिटी बोलता कि 52 कार्ड की गड्डी में से एक किंग निकाला गया। तो बताओ किंग कितना गो होता है? 4 गो होता है और कार्ड कितना गो है? 52। तो 4/52 हुआ। अच्छा, अगर ये बोलता कि एक ताश का गड्डी में से एक बेगम निकालने की प्रक्रिया यानी क्वीन, तो क्वीन भी 1 होता है, क्वीन 4 होता है, तो 4/52। अच्छा, ये बोलता कि ताश का गड्डी में से एक लाल कार्ड निकालने का प्रक्रिया, तो रेड कार्ड 26 गो होता है, तो ये होता है 26/52। ठीक है, आया समझ में? चलो 19 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर पे बोल रहा है ऐसी कौन सी रीति है जो अंतर्ग्रहण के किसी भी प्रकार के प्रश्न का प्रयोग की जा सकती है? विच इज द मेथड दैट कैन बी यूज्ड बाय एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंटरपोलेशन, यानी इंटरपोलेशन बनाते समय किसी भी क्वेश्चंस के लिए जो है हम लोग किस टाइप के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? तो लैग्रेंज मेथड को जो है हम लोग यानी लैग्रेंज रीति को जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है यदि विस्तार यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, तो बोल रहा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विघात परिमेय, यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो बाइनोमियल थ्योरम होता है। इसको हिंदी में लिख दे रहे, इंग्लिश में लिख दे रहे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, आगे समझ में इसका?
क्वेश्चन नंबर 22 7p4 इज इक्वल टू, देखो तो यहां इसको समझा रहे हैं, ये बोला है 7p4 इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला तोड़ो, तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 4, यानी ये होगा फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3 होगा, यानी सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7:6:5:4:3 फैक्टोरियल 3, ये यहाँ फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7:6:5:4, तो देखो 7:6:5:4 ऑप्शन नंबर ए पे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 एक टेबल पर 6 व्यक्तियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन सिट्स अराउंड ए टेबल, अराउंड टेबल, ठीक है, राउंड टेबल, तो देखो राउंड टेबल मतलब इस तरीके का टेबल है, इस टेबल के बीच 6 आदमियों को बैठाना है। तो हम आप लोगों को जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे तो सर्कल वाला बताए थे कि जब भी सर्कल का बात आएगा तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल 1 यानी n मतलब नंबर, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो फैक्टोरियल 6-1 करेंगे, यानी ये कितना आएगा फैक्टोरियल 5। अब देखो ऊपर तोड़ रहे हैं, फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके आपका ये 120 निकल करके आएगा। देखो 4×5 = 20, इस 6 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक मिनट जी क्या कर दिया हम यहाँ पे, फैक्टोरियल 6 माइनस, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल 6-1 करेंगे 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5:4:3:1, 5 चौके, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2×3 6, 6 चौके 24, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करके 120 जो है इसका आंसर निकल करके आपका आ जाएगा, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर बोला जाए कि 30 मोतियों का माला को कितनों तरीके से पिरोया जा सकता है, तो 30 मोती का माला भी तो सर्कल में बनेगा ना भाई, गोल में बनेगा, तो 30 मोती का मतलब है फैक्टोरियल n-1 यानी फैक्टोरियल 30-1 यानी फैक्टोरियल 19, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो देखो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने बोला तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 5 × 1 करेंगे, 5 - 2 3 6 होगा, तो माइनस होके -1 बचेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -1, ठीक है। आया समझ में, इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, बोला गया है यदि a = 11 12 13 14 15 16 है, b = इतना है, तो a - b निकालने बोलो, a - b। आप ध्यान से समझना a - b का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, a - b का मतलब है a से b को माइनस करो, जो a में होना चाहिए वो b में नहीं होना चाहिए, माइनस मतलब होता है डिफरेंस करो, जो a में होना चाहिए वो b में नहीं होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन सेट a पे 1 है, यहां भी 1 है, ये तो मैच कर गया, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, मैच कर गया, यहाँ 13 है, क्या यहाँ 13 है, नहीं, तो यहाँ 13 आएगा। इसके बाद यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, नहीं, 14 आएगा, यहाँ 15 है, वहां भी 15 है, 15 नहीं आएगा, यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है, नहीं आएगा, इसका यानी राइट आंसर होगा 13,14, तो 13,14 ऑप्शन नंबर ए पे है। देखो माइनस का मतलब होता है डिफरेंस निकालना, इसी को अगर सपोज कर लो ऐसे बोलता b - a बोलता तो b से a को माइनस करते, जो b में होना चाहिए वो a में नहीं होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का हम आप लोगों को, ये आप लोगों का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, हम आप लोगों को 26 का अभी डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, बाद में इसको बता देंगे, इसका आंसर होगा आपका 2x, ठीक है। 27 ये बोला गया है डिफरेंशिएट निकालने बोला है किसका, तो डिफरेंशिएट निकालने बोला है 3x का पावर 4। आप लोग अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ने का समय नहीं है, हम आप लोगों को छोटा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, क्या करना, चुपचाप से क्या करना, 3 को ऊपर वाले पावर से मल्टीप्लाई कर देना, 4 तिया क्या होगा 12। अब ऑप्शन में ढूंढना 12 कहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, हाँ 12 यहां है, चुपचाप 12 को आंसर मार देना, राइट आंसर होगा आपका सी। आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, क्योंकि अगर क्वेश्चन देगा तो यही देगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है यानी ट्रू है, तो हम आप लोगों को बताए थे फॉर्मूला होता है आपका मोड = यहाँ इक्वल टू छूट गया है, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, इसका याद रखना, तो 28 का आंसर होगा सी, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है, फॉर्मूला होता है, याद रखना इसको।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 एंड 18? 8 और 18 का जो है आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोला, तो फॉर्मूला होता है GM इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी। तो दो नंबर है 8 और 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आओ, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को तोड़ो, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और जब 18 को तोड़ेंगे हम लोग, देखो 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये 18 का एलसीएम लेंगे तो 2 से तोड़ेंगे 2 बार में, इसके बाद 3 से टूटेगा 3 बार में, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहां ज्योमेट्रिक मीन में 2 नंबर था ना, तो यहां दो गो को कॉमन लेंगे तो 2 में से एक 2 कॉमन आ जाएगा, 2 में से एक 2 कॉमन आ जाएगा, 3 में से एक 3 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 3 का 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 30, एक पासा को फेंका जाता है, ये 14 गलती से बोला, यहां 1 होगा। एक पासे को फेंका जाता है 4 या 6 आने की संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी एक पासे को फेंका गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होता है कि 4 या 6 आएगा। तो ये भी आप लोगों का सेट 1 पे पूछा गया था, फिर से समझा दे रहे हैं। और का मतलब होता है प्लस। अच्छा ध्यान से बताओ कि 4, अगर एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो 4 आने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। सिंपल सा बात है सर कि एक पासा को एक बार फेंका गया, तो एक बार फेंका गया तो उसी एक बार में ना 4 आ सकता है, तो 4 एक बार आ सकता है। सेम अगर उसी को फेंका गया तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी भी एक बार है। ठीक है, और बोला, और का मतलब प्लस है, यानी इन दोनों का पॉसिबिलिटी कितना है, 2 बार पॉसिबिलिटी है। और टोटल जो नंबर होता है, एक जो आपका पासा होता है, इस तरीके का जो आपका डाइस होता है, लूडो का वो जो गोटी होता है, तो एक पासा में हम लोगों को पता है 6 तक नंबर होता है, तो सम होगा 6, तो 2/6 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1/3। 30 का आंसर होगा आपका 1/3। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आते हैं 31 पे। ये बोला गया है सम ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू। बच्चा अगर ये क्वेश्चन पूछा तो 100% हम गारंटी लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछा तो 100% यही क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इसका आप डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला याद रख लेना, इसका ऑप्शन होगा भी। चुपचाप कुछ मत करना, फॉर्मूला याद रख लेना, बन जाएगा। 32 नंबर पे फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालने बोला। इफ 5, K, 11 इन AP, तो बोल रहा है कि AP में है। किसमें है, AP में। चलो AP में है जी, क्या है AP में, तो 5, K, 11 AP में है, तो K निकालने बोला। तो देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोगों का होता है T1, ये होता है T2 और ये होता है T3। तो एक फॉर्मूला होता है निकालने का, T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो बताओ T2 में क्या है, T2 में K है, बाय T1 में क्या है 5 है, इज इक्वल टू T3 में क्या है 11 बाय T2 में क्या है K। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K से K को मल्टीप्लाई करेंगे, K से K को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा K²। अब इसको 1 मिनट रुको, कहीं कुछ गलती हो गया, 5K 11 है, ठीक है। तो T2 माइनस T1 यानी कि ये हो गया K/5 बाय K3 मल्टीप्लाई करेंगे तो K से K को मल्टीप्लाई करेंगे, K से K को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट रुको, गलत हो गया ना यहाँ पे, यहाँ बाय नहीं होगा, हम गलती से आप लोगों को जो है वो बता दिए, GM का क्वेश्चन बता दिए गलती से, GP का। ये T2 है तो AP में कैसे निकाला जाता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3/T2। ठीक है, तो अब सबका वैल्यू डालो। T2 क्या है, तो T2 K है, माइनस T1 है 5 इज इक्वल टू T3 11 माइनस T2 क्या है K है। अब चलो इसको सोल्व करते हैं, तो K को यहीं रखो, इस माइनस K को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 2K। अब देखो ये इधर 11 है, ये इधर माइनस में 5 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, यानी K इज इक्वल टू, सॉरी एक K इधर आया था ना, 2 नहीं ये K होगा ना, तो ये हो गया 2K इज इक्वल टू ये 16 हो गया, यानी कि आपका K इज इक्वल टू 16/2, यानी कि ये K इज इक्वल टू आ गया आपका 8। ऑप्शन नंबर 8 देखो किसमें है, A में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पे क्या बोल रहा है, इफ एक मैट्रिक्स एक सेट है A जिसके अंदर का एक एलिमेंट लिखा है इट, तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है, कौन सा नंबर जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो ध्यान से देख लो, ये क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स एक सेट है A, उसके अंदर का एलिमेंट है EAT इट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ध्यान से समझना, इसका मतलब है कि E जो है एक एलिमेंट है A का, A जो है एक एलिमेंट है A का, T भी जो है एक एलिमेंट है A का। तो यहां से कौन सही है, तो यहां से 1 नंबर सही बोल रहा है।
ये बोल रहा है कि ए एलिमेंट ऑफ ए जो है वो एलिमेंट है सेट ए का, सही है। ये बोल रहा है कि कैपिटल ए एलिमेंट है ए का, ये गलत बोल रहा है। टी इज इक्वल टू, ये बोल रहा है नॉट एलिमेंट, टी इज इक्वल टू नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये भी गलत बोल रहा है, ये भी गलत बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 34 नंबर पे बोल रहा है जब x श्रेणी में असमांतर अंतर हो तो अंतर्वेशन के लिए उचित विधि है। बोला गया है कि एक श्रेणी है x और मान लो उसके अंदर का जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स में जो है वो डिफरेंस जो है वो अनइक्वल है, डिफरेंस बराबर नहीं है, तो कौन सा विधि सबसे अच्छा है? तो उसके लिए सबसे अच्छा विधि होता है लैग्रेंज मेथड। कौन सा मेथड? लैग्रेंज मेथड यानी लैग्रेंज विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 HCF निकालने बोला 18, 24 और 30 का बाय यूजिंग विल सेट का यूज करके, किसका? 18, 24 और 30 का। तो आओ इसको निकालते हैं हम लोग। तो इसको यहां बनाते हैं हम, किसका किसका निकालने बोला? 18, 24 और 30 का। 18, 24 और 30 का क्या यूज करते हुए? HCF यूज करते हुए। क्या निकालते हुए? HCF। कौन से मेथड से? सेट्स के मेथड से। तो ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो देखो सेट्स से मेथड से जब इसका नंबर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो चलो 18 को मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 18। अब ध्यान से समझना, HCF बोलता है यानी हायर कॉमन फैक्टर, तो HCF का मतलब होता है डिविजिबल। तो 18 को कौन कौन सा अंक डिवाइड होगा या 18 जो है वो किस किस अंक से डिवाइड होगा उसको लिखो। तो 18 जो है 1 से डिवाइड होगा, 18 जो है 2 से डिवाइड होगा, 18 जो है 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा और खुद 18 से डिवाइड होगा। सेम ऐसे ही चलो b इज इक्वल टू मान लिए 24। अब लिखो कि 24 किससे डिवाइड होगा? तो 24 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा और खुद ये 24 से डिवाइड होगा। सेम ऐसे ही c इज इक्वल टू 30 लिखो और लिखो कि 30 जो है वो किससे डिवाइड होगा? तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा और खुद ये 30 से डिवाइड होगा। अब ये लिख लिए, ये एक तरीके का देखो अब मेरा ये सेट बन गया। अब क्या करेंगे? HCF निकालने बोला है यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसमें से जो कॉमन है तीनों मैट्रिक्स तीनों सेट में जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। तो तीनों सेट में कौन कौन कॉमन है? देखो 1 1 1 कॉमन है, 2 2 2 कॉमन है, 3 3 3 कॉमन है और 6 6 6, बस इतना ही कॉमन है। और कौन सा मेथड से निकालने बोला है? HCF। तो HCF मतलब होता है हायर नंबर, सबसे बड़ा नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6 है। 6 है तो इसका राइट आंसर होगा आपका 6 नंबर। ठीक है, आया समझ में? स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लेकर के रखो, 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलो आओ आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो 6 देखो कितना नंबर पे बोला? C पे, तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 पे क्या बोल रहा है? 36 पे दिया है ये फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5, इसका वैल्यू निकालो। तो जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को, जो आएगा वो आंसर। तो इसका आंसर यहां से कोई में कहीं भी नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 20C 3R इज इक्वल टू 20C 2R प्लस 5, तो R का मान निकालने बोला। तो हम अभी आप लोगों को बताए थे, देखो 37 यहां बता रहे हैं, अभी हम बताए थे जब ऊपर नंबर बराबर है, देखो 20 20 बराबर है तो इसके लिए 20 इज इक्वल टू नीचे वाला नंबर जुटता है तो 3R प्लस 2R जुटेगा। 3R देखो ये नीचे वाला और नीचे वाला नंबर जुटता है तो 3R प्लस 2R जोड़ेंगे तो ये होगा 5R प्लस ये अलग से क्या दिया है 5, तो 5 लिखेंगे इसको, यानी ये देखो 5R को इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस 5R इज इक्वल टू 5, ये माइनस ये प्लस 20 है इधर आएगा तो माइनस 20, यानी ये आपका बनेगा माइनस 5R इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू 15/5 यानी R इज इक्वल टू 3 आएगा। तो 3 देखो कहां है? A नंबर पे है। ठीक है, 5 और 3 बोला ना, तो 3 A नंबर पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या बोल रहा है, देखो अच्छा से समझना। 38 पे बोला है एक मैट्रिक्स है 1 1 0 1 और एक मैट्रिक्स है B 0 1 1 0 देन AB, तो AB निकालने बोला। AB का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है, AB का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम आप लोगों को मल्टीप्लाई करने का नॉर्मल कॉन्सेप्ट सिखाए थे, चलो आप फिर से बता देते हैं मल्टीप्लाई किससे किया जाता है। एक बार नंबर हम देख लेते हैं 1 1 0 1,
1101, एक मैट्रिक्स है ए, क्या है मैट्रिक्स 1101, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स है बी, तो आओ एक बार थोड़ा सा मैट्रिक्स बी को देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स बी में बेसिकली दिया था 0110, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू बी। तो हम आप लोगों को मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि मल्टीप्लाई होता है रो इंटू कॉलम। जब हम आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाए थे तब बताए थे कि रो इंटू कॉलम होता है। तो आओ रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई किया जाए, तो ए इंटू बी को मल्टीप्लाई किया जाए, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ध्यान रखना फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। तो ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 1 इंटू 0 होगा, प्लस सेकेंड रो से इसको, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 को, 1 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को तो मल्टीप्लाई किए, अब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सेकेंड कॉलम को। तो फर्स्ट रो में 1 है तो 1 इंटू 1 होगा, प्लस ये 1 है 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 0। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए, अब सेकेंड रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 होगा, प्लस 1 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 1 होगा, फिर यहीं से 0 इंटू फर्स्ट सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को, तो 0 इंटू 1 होगा, तो 0 इंटू 1 होगा, प्लस 1 इंटू 0 होगा, 1 इंटू 0। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, आओ तो 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 इंटू 0 करेंगे 0, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, प्लस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 0, और 1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया 0। अब इसको सोल्व किया जाए तो सोल्व करके क्या आएगा, 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0। आओ देखते ये कहाँ है 0 1 1 0, आओ कौन सा ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन कहाँ चला गया, गलती से हम कोई गलत तो नहीं ना बता दिए, ओहो गलती हो गया, एक जगह मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर ए निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 38 का आंसर ए आएगा। सही से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, हम थोड़ा सा गलत मल्टीप्लाई करके जोड़े हैं, ए आएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो पढ़ाया हुआ है। भारत शब्द यानी वर्ड के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ भारत कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां लिख लेना फैक्टोरियल 6 बाय। इसके बाद जो नंबर रिपीट हुआ है उसको लिखना, तो देखो ए कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो यहां डिवाइड करना 2 से, जो अंक जितना बार आएगा उसको उतना बार डिवाइड करना। सपोज कर लो टी आता 2 बार, तो फिर यहां फैक्टोरियल 2 लिखते, ए आता 2 बार तो फैक्टोरियल ए लिखते। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो फैक्टोरियल ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे भी है फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आएगा, यानी 6 पच्चे 30, 4 तिया 6 पत्ते 30, 3 चौके 12 और 12 तिया 36, यानी कि ये आएगा 360, यानी कि 360 वर्ड बना सकते हैं। राइट आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे बोला इफ 4x9 आर जीपी किसके बराबर है, क्या निकालने बोला भाई, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या निकालने बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो बेसिकली यहाँ पे x गायब है, तो हमको जहां तक लगता है कि ये x का ही वैल्यू निकालने बोला होगा। नीचे वाला इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। चलो इसको इरेज करते हैं। तो बेसिकली जो है अभी जैसे हम लोग एपी में k निकाले थे, वैसे ही अभी जो है हम लोग x निकालते हैं। तो देखो x कैसे निकालेगा, तो ये जीपी में बोल रहा है 4x9 जीपी में है, तो ये होता है t1, ये होता है t2, ये होता है t3। तो जब जीपी में होगा तो होता है t2 बाई t1 इज इक्वल टू t3 बाय t2। अब चलो सबका वैल्यू डालो, तो t2 है आपका x बाय t1 है 4 इज इक्वल टू t3 है आपका 9 बाय t2 है आपका x। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते आओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौके 36, यानी जब x टूटेगा तो ये 36 जो है ये किसका, यानी x में अगर स्क्वायर होगा तो ये 36 6 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा 6 कितना नंबर पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है, ठीक है। अगर कोई भी ये कंप्लीट हो गया, इसके तुरंत बाद हम आप लोगों के लिए जो है वो सेट 3 लेके आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में जिसमें परेशानी हुआ या जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना हमको, ताकि नेक्स्ट जो सेट 3 बनाएंगे उसको बनाने से पहले जो आपको क्वेश्चन में डाउट होगा, पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसके बाद सेट 3 में जाएंगे, ठीक है।